हिंदी पाठ्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे हिंदी पद्य साहित्य का विकास। इस वीडियो में आप देखेंगे हिंदी पद्य साहित्य का काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, परिचय, प्रत्येक काल के प्रमुख कवि, रचनाएं तथा समयावधि। तो प्रस्तुत है हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास। प्रस्तुतकर्ता मास्टर सुनील राज फ्रॉम CRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास में आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी काव्य साहित्य का विकास काल। तो प्यारे बच्चों, हिंदी काव्य साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो हम इन 4 भागों की विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए इन 4 भागों को एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। तो पहला है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं। इसे वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल की रचनाओं की जो प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें दरबारी कवियों द्वारा अपने आश्रयदाता राजाओं के वीरता का वर्णन अथवा प्रशंसा किया गया है। यानी कि जो आदिकाल है, यानी कि सबसे प्राचीन काल, जब राजा महाराजा का जमाना होता था तो उस समय में उनके जो दरबारी कवि हुआ करते थे वो अपनी राजा के वीरता का वर्णन या उनकी प्रशंसा में अधिकतर रचनाएं करते थे। तो इसीलिए आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। ठीक है। और इसमें डिंगल एवं पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। यानी कि डिंगल और पिंगल जो भाषा होती है एक तरह से बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली भाषा होती है। ठीक है। तो यह है आदिकाल की विशेषता। अगर हम इसकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, यानी कि आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, तो जब भी आदिकाल के प्रमुख कवि की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है चंद्रबरदाई का, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो है वो पृथ्वीराज चौहान की वीरता से संबंधित है। उसके बाद दलपत विजय, जिन्होंने खुमान रासो की रचना किया। नरपत नाल ने बीसल देव रासो की रचना की। जगनिक ने परमाल रासो या आलखंड की रचना की। उसके बाद जो विद्यापति के बारे में भी काफ़ी प्रश्न पूछाते हैं। विद्यापति ने पदावली, कीर्तिलला, कीर्त पताका की रचना की। और अमीर खुसरो भी आदिकाल के ही या वीरगाथा काल के ही कवि हैं। और इन्होंने खालिक बारी, नूर सिपहर, पहेलियाँ, आवाज़े खुसरनी आदि रचनाएं की। ठीक है। तो वैसे आदिकाल के बहुत सारे कवि हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख कवि हैं और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं ही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। आगे हम लोग हिंदी साहित्य में इसे विस्तार से पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही होगा अलग से। ठीक है। तो अब इसके बाद है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल की रचनाएं अधिकतर भक्ति भावना से प्रेरित है। यानी कि पूर्व मध्यकाल में जो अधिकतर रचनाएं की गई है उनमें जो रचनाएं है वो भक्ति भावना से प्रेरित है, इसलिए पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल भी कहा जाता है। ठीक है। और भक्तिकाल साहित्य के 2 प्रमुख भाग हैं, एक सगुण काव्य, एक निर्गुण काव्य। 2 तरह के भक्ति भावना करने वाले लोग थे। एक जो ईश्वर के साकार ब्रह्म को मानते थे, उन्होंने सगुण काव्य की रचना की। और जो ईश्वर के निराकार ब्रह्म को मानते थे, उन्होंने निर्गुण काव्य की रचना की। और फिर इनमें सगुण काव्य और निर्गुण काव्य की भी 2 धाराएं बट जाती हैं। यानी कि सगुण काव्य की 2 धाराएं हैं, एक राम भक्त धारा और दूसरी कृष्ण भक्त धारा। और निर्गुण काव्य की भी 2 शाखाएं हैं, एक संत या ज्ञान मार्ग की शाखा और दूसरा सूफी या प्रेम मार्ग की शाखा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सगुण काव्य भी 2 धाराओं में बट जाता है और निर्गुण काव्य भी 2 धाराओं में बट जाता है। तो इस तरह से कुल 4 धाराएं बन जाती हैं। ठीक है। अब चलिए एक एक करके चारों धाराओं के प्रमुख कवि और उनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। ठीक है। तो पहला है राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो जब भी राम भक्ति धारा की बात की जाती है सबसे पहले नाम आता है तुलसीदास जी का। इन्होंने श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका और राम आज्ञा प्रश्न की रचना की। वैसे रचनाएं इनकी और भी हैं, लेकिन ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। अग्रदास जी ने रामाष्टयाम, राम ध्यान मंजरी की रचना की। नाभादास की जो प्रमुख रचनाएं हैं भक्तमाल और अष्टयाम। हृदय राम ने हनुमान नाटक की रचना की। प्राणचंद्र ने रामायण महानायक लिखा। और केशवदास जी ने रामचंद्रिका की रचना की। ठीक है। तो इस तरह से कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। और इस काल की जो प्रमुख जो भाषा थी वो ब्रज और अवधी है। ठीक है। यानी कि जो भक्तिकाल की रचनाएं की गई हैं वो अधिकतर ब्रज और अवधी भाषा में की गई है। इससे प्रश्न पूछा आता है कि श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है, जबकि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है। तो तुलसीदास जी की जो ये 2 रचनाएं हैं, इनकी रचनाकार तुलसीदास जी ही हैं,
लेकिन इनकी भाषा अलग अलग है। ठीक है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में, तो इसे याद रखेंगे इनकी भाषाएं भी। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कृष्ण भक्त धारा के प्रमुख कवि। तो कृष्ण भक्त धारा के जो प्रमुख कवि की अगर बात करते हैं, सबसे पहले नाम आता है सूरदास जी का। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली है। उसके बाद नंददास जी हैं, इन्होंने भंवर गीत और रसमंजरी की रचना की। इसके साथ ही विरह मंजरी और सुदामा चरित की भी रचना की है। ठीक, इन्होंने परमानंद दास जी ने परमानंद सागर की रचना की है और कुंभन दास ने फुटकर पद लिखा है। ठीक है, और इनके अलावा रसखान और मीरा भाई भी इन प्रमुख कवियों में आते हैं जो कृष्ण भक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, वैसे रसखान ने प्रेम वाटिका नामक काफ़ी अच्छी रचना की है और इन्होंने सुजान रसखान भी लिखा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ प्रमुख रचनाएं ही पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे एक एक कवि और लेखक के पूरे विस्तार से रचनाएं। ठीक है, तो ये रहे कृष्ण भक्त धारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। अब आगे आते हैं संत या ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो जब संत की बात की जाती है या ज्ञान मार्ग की बात की जाती है, सबसे पहले कबीरदास जी का नाम आता है और इनकी जो प्रमुख रचना है वो बीजक, और ये बीजक है क्या, साखी शब्द और रामायणी का संग्रह है। ठीक है, वैसे कहा जाता है कबीरदास जी पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन इनके जो शिष्य थे उन्होंने इनकी बातों का संकलन किया और यही इनकी रचना मानी जाती है। गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की। मलुकदास जी ने ज्ञान बोध, राम अवतार लीला और ध्रुव चरित लिखा। दादू दयाल जी ने हरडे बानी लिखा। जगजीवन दास ने ज्ञान प्रकाश और महाप्रलय की रचना की और ज्ञान मार्गी शाखा में नामदेव और संत रैदास या रविदास जी का नाम भी प्रमुख है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख कवि हैं और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद आते हैं सूफी या प्रेम मार्गी शाखा। तो जो सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं उसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी का प्रमुख योगदान है। ठीक है, यानी कि जब भी प्रेम मार्गी या सूफी संत की बात आती है तो जायसी जी का नाम आता है। ठीक है, इन्होंने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम की रचना की, ये काफ़ी पूछा जाते हैं परीक्षाओं में। उस्मान ने चित्रावली की रचना की, ये भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, ईश्वर दास जी ने सत्यवती कथा की रचना की और इनके अलावा मंझन और मधुमालती भी सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गए ये भक्त काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तर मध्यकाल या रीतकाल, तीसरा पॉइंट। तो उत्तर मध्यकाल को रीतकाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस काल की प्रमुख विशेषता यह है कि रीत निरूपण एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। इस उत्तर मध्यकाल की रचनाओं में रीत निरूपण यानी कि रीतियों से संबंधित सारी अधिकतर बातें की गई हैं और इसकी एक विशेषता और यह है कि इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता यानी कि अधिकतर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है रचनाओं में। ठीक है, तो अधिकतर हम लोग रीत काल में बिहारी जी का नाम पढ़कर छोड़ देते हैं, लेकिन दरअसल रीत काल में या इस काल में 3 प्रकार की रचनाएं की गई हैं, रीतबद्ध, रीत मुक्त एवं रीत सिद्ध। ठीक है, तो इनमें फर्क होता है, ये आप लोग हिंदी साहित्य में पढ़ेंगे। ठीक है, कि रीतबद्ध क्या होता है, रीत मुक्त क्या होता है और रीत सिद्ध क्या होता है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं इनकी रचना और रचनाकार। ठीक है, तो जो रीतबद्ध कवि और उनकी रचना में अगर बात करेंगे तो केशव दास जी का नाम प्रमुख है। इन्होंने जहांगीर, जसचंद्रिका, रतन बावरी और लोकप्रिया की रचना की। ठीक है, रीत मुक्त कवियों की जब बात करते हैं तो इसमें ठाकुर जी का नाम आता है, इन्होंने ठाकुर शतक लिखा। और रीत सिद्ध कवि एवं उनकी रचनाओं में बिहारी प्रमुख हैं जिन्होंने बिहारी सत्सई की रचना की। ठीक है, तो देखिए बिहारी दास या बिहारी जी जो है ये रीत सिद्ध कवि हैं। ठीक है, हम लोग रीत काल में खाली बिहारी का नाम पढ़ करके छोड़ देते हैं, बाकी ये रीतबद्ध और रीत मुक्त नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो रीत काल के अंतर्गत 3 तरह की रचनाएं की गई हैं, रीतबद्ध, रीत मुक्त और रीत सिद्ध। ठीक है, और इनके अलग अलग, वैसे ये पूरा विस्तार से जब पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें जानेंगे। वैसे रीत काल में तो खाली बिहारी और केशव दास के बारे में पढ़कर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये रहे रीत काल के कुछ प्रमुख कवि और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल 1868 ईस्वी से लेकर अब तक का समाधीन काल ही है। ठीक है, तो इस काल में हिंदी काव्य के साथ साथ हिंदी गद्य का भी विकास तेजी से हुआ। ठीक है, और कई रचनाकारों ने कवि एवं लेखक दोनों की भूमिका निभाया। तो इस काल के जो प्रमुख, इस काल के काव्य में प्रमुख है भारतेंद्र युगीन काव्य, द्विवेदी युगीन काव्य, छायावादी काव्य, प्रगतवादी काव्य, प्रयोगवादी काव्य और नई कविता।
तो देखिए इस आधुनिक काल में बहुत सारे लोग हैं जो कवि भी हैं और लेखक भी हैं, ठीक है। तो हम इन्हें अलग से काव्य के रूप में और गद्य के रूप में नहीं पढ़ेंगे, यानी कि इनकी काव्य रचनाएं अलग से और गद्य रचनाएं अलग से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग आगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ करके उसके बाद एक एक व्यक्ति चाहे लेखक हो या कवि हो उनकी रचनाएं विस्तार से पढ़ेंगे आगे हिंदी साहित्य में, ठीक है। तो ये रहा हिंदी काव्य साहित्य का विकास काल, ठीक है, जो 4 भागों में बांटा गया है प्रमुखतः।